हेलो गाइस, वेलकम टू सी लैंग्वेज सीरीज। तो हमने पिछले वीडियो में कंपाइलर और कीवर्ड्स के बारे में बात किए थे कि कंपाइलर और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो इसी सीरीज में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है कि मान लीजिए सी लैंग्वेज के कोड को लिखने के लिए कुछ हमको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे हम अपने कोडिंग को लिखेंगे और उसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं। तो इसको आप इसमें से आप किसी एक को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि एक VS कोड हो गया। ठीक है, ये लेटेस्ट IDE है जो काफ़ी यूजफुल है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है देव C++, टर्बो C++, और है नेटबिन्स है, कोड ब्लॉक्स है। और भी कई IDE हैं जो कि C और C++ और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। तो आप इनमें से किसी एक को इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपने कोडिंग को लिखिएगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि इनपुट आउटपुट मेथड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, एक इनपुट और आउटपुट मेथड क्या होता है सी लैंग्वेज में, तो उसको देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। इनपुट आउटपुट मेथड इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, उसमें एक इनपुट मेथड होता है और एक आउटपुट मेथड होता है। ठीक है, तो इनपुट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें आप यूजर के रूप में आप अपना एक इनपुट देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको 2 नंबर को ऐड कराना है, तो 2 नंबर को ऐड कराने का प्रोग्राम तो बनाएंगे। तो जो और मान लीजिए A और B 2 वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे A हो गया और एक हो गया B। ठीक है, A और B 2 वेरिएबल हो गया। तो A और B में जो वैल्यू जो स्टोर होगी वो कहाँ से आएगी, तो बाय यूजर, जो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से उसको इनपुट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज होता है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। एक हो गया स्कैनअप। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इनपुट मेथड। ठीक है, और जो दूसरा है वो है प्रिंटअप। एक हो गया प्रिंटअप मेथड। तो जो इसका यूज है ये आउटपुट मेथड है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई कोड लिखे हैं, कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे मान लीजिए एडिशन का हो गया या सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो उसमें जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आप स्क्रीन पे जो मैसेज प्रिंट कराएंगे, तो उसको प्रिंटअप के द्वारा आप स्क्रीन पे शो कराएंगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड हो गए हमारे जो कि सी लैंग्वेज में पाए जाते हैं। देयर आर 2 मेथड्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, 2 मेथड हो गए। अब जो हम इसके बाद टॉपिक है, अब स्कैनअप को डिफाइन कर लेते हैं कि स्कैनअप क्या होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं स्कैनअप फंक्शन। ठीक है, तो हमने कलर चेंज कर दिया। तो स्कैनअप एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि हेडर फाइल में पाया जाता है। ठीक है, तो स्कैनअप stdio डॉट हेडर फाइल में पाया जाता है। तो स्कैनअप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया तो उसमें यूजर से इनपुट देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, बी इट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we need always user input। ठीक है, in order
to make it work with a dynamic set of values. Dynamic set of values, ठीक है। मान लीजिए आप पहले से अगर वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं तो उसको रन करते समय आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप स्कैनफ फंक्शन के द्वारा जो भी आप नंबर इनपुट कराना चाहेंगे तो आप स्कैनफ फंक्शन के द्वारा कर सकते हैं। तो हमने देखा कि स्कैनफ फंक्शन का क्या है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो क्या होता है, it takes from user input, ठीक है। ये यूजर से इनपुट लेता है। और सेकंड है scanf is a input method, ठीक है। it reads the int, float, char, double, etc डेटा टाइप, ठीक है। अभी हम डेटा टाइप को पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। तो जो क्या करता है कि स्कैनफ फंक्शन है, आप किस प्रकार के डेटा दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको रीड करता है। मान लीजिए आप इंट दे रहे हैं, इंट का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्लोट का हो गया मतलब दशमलव में 1.5 2.4, ठीक है। कैर हो गया कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो अभी हम आगे चीज देखेंगे कि जो डेटा टाइप है क्या होते हैं। तो जो इसका सिंटैक्स है, इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंटैक्स, इसको सिंटैक्स को देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है इसका। तो दोस्तों इसका सिंटैक्स जो है इस तरह होता है, स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ के अंदर हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोड को बंद कर लेते हैं और एक कामा लिखते हैं, ठीक है। और एड्रेस देते हैं किस वेरिएबल में आप जो इनपुट कर रहे हैं, किस वेरिएबल में वो इसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल लिस्ट, ठीक है। अभी हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और इसको भी अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कैसे हो रहा है। तो अभी आप इसके सिंटैक्स को देख लीजिए, ठीक है। स्कैनर, इसका जो सिंटैक्स है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, और वेरिएबल लिस्ट। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बेसिकली इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है। हम यहाँ पे जैसे परसेंटाइल डी हो गया, परसेंटाइल डी, तो इंट के लिए अगर आपका जो डेटा टाइप है यदि इंट टाइप का है तो उसके लिए आप डी लगाएंगे। यदि आपका जो डेटा टाइप है कैरेक्टर है तो उसके लिए आप परसेंटाइल सी लगाएंगे। यदि आपका डेटा टाइप फ्लोट है तो उसके लिए एफ लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये इन सारी चीजों को हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो अभी बार बार डेटा टाइप की बार बार नाम आ रहा है, डेटा टाइप क्या होता है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटा टाइप इन सी, तो हमने इसको किया डेटा टाइप्स
तो दोस्तों जो डेटा टाइप होता है, ठीक है, मतलब डेटा के कैटेगरी को बताता है कि डेटा किस प्रकार का है, इंट है कि फ्लोट है या फिर कैरेक्टर है। ठीक है, इंट का मतलब इंटीजर हो गया, फ्लोट मतलब जैसे दशमलव वैल्यू हो गई, या फिर कैरेक्टर जैसे ए बी सी हो गया। ठीक है, तो ये डेटा टाइप को डिफाइन कर रहा है, यानी किस प्रकार का डेटा है। तो द टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो दोस्तों किस प्रकार का डेटा है हमारा, ये डेटा टाइप बताता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ डेटा टाइप आ जाते हैं, अभी इसको हम देख लेते हैं। दे आर सम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप होता है, जो पहला नंबर पे है बेसिक डेटा टाइप। जैसे कि हो गया इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ठीक है, या etc और भी हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीज है उसको हम देखते हैं। और एक हो जाएगा डेटा टाइप डिराइव डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि एक डेटा से दूसरे डेटा को क्रिएट करना ही डिराइव डेटा टाइप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे और एक हो गया पॉइंटर हो गया। अब इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे ये सब क्या होता है, तो अभी इसका आप टेंशन न लें। ठीक है, और एक वायर्ड भी डेटा टाइप होता है हमारा, वायर्ड डेटा टाइप। तो ये जो डेटा टाइप है, ये मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कितने प्रकार का मेमोरी एलोकेट करता है। तो जो पहला नंबर है इंट है। ठीक है, तो इंट को करने के लिए, इंट को जो हम लिखते हैं तो इसके लिए हम इस तरह लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में। ठीक है, और जो मेमोरी लेता है 2 बाइट लेता है। ठीक है, और जो दूसरा नंबर पे है वो है कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम जो लिखते हैं फॉर्मेट है %C। और ये कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, तो ये जो करता है 1 बाइट का। ठीक है, और जो हो गया फ्लोट हो गया। तो फ्लोट को लिखने के लिए f लिखते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको %f इस तरह लिखता है। और जो मेमोरी में जो मेमोरी लेता है, कितने बाइट के स्पेस लेता है, तो वो है 4 बाइट का। और एक हो गया हमारा डबल हो गया। डबल, तो डबल के लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %lf, तो ये जो है मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, 8 बाइट का। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है जैसे लॉन्ग डबल हो गया। ठीक है, लॉन्ग डबल डेटा टाइप है हमारा लॉन्ग डबल। ये मेमोरी, इसके लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है %l कैपिटल LF। ठीक है, और ये मेमोरी लेता है कितने बाइट का, 10 बाइट का। तो दोस्तों हमने इस तरह देखा कि कौन सा डेटा टाइप कितने मेमोरी एलोकेट कर रहा है। ठीक है, कितना मेमोरी वो स्पेस ले रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने स्कैनर को देख लिया। अब देख लेते हैं कि प्रिंटअप क्या होता है। प्रिंटअप छूट गया है, सॉरी इसके लिए। अब देख लेते हैं कि प्रिंटअप
प्रिंटफ जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो क्या होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कलर चेंज कर दिया। तो दोस्तों प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, आपको हमने बताया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ इज अ आउटपुट मेथड। मेथड बोले या फंक्शन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये क्या काम करता है, दैट shows the result of the console window। प्रिंटअप का काम यही है कि जो कंसोल विंडो, ब्लैक विंडो जो आती है, अभी हम देखेंगे उसको, तो उस पे बस जो मैसेज है उसको प्रिंट करा देना। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंटअप का काम है। It is written of Boolean कैरेक्टर, int, float हो गया, ठीक है, डबल हो गया। तो अभी इसको देखेंगे अच्छे से, जब एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो डेटा टाइप है इन सारे चीजों को इसमें लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि प्रिंटफ का सिंटेक्स कैसे होता है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों प्रिंटफ का सिंटेक्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंटेक्स ऑफ प्रिंटफ मेथड। तो दोस्तों इसका सिंटैक्स जो है प्रिंटफ, और इसके अंदर डबल कोड को हमने एक ओपन किया, एक क्लोज किया। जो भी मैसेज लिखेंगे इस कोड के अंदर ही लिखेंगे। तो इसका जो है इस तरह मैसेज हियर, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया, और इसका जो सिंटैक्स है इस तरह हो गया, प्रिंटफ, डबल कोट को ओपन किया और क्लोज किया, और इसके अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू, और लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी किस प्रकार का जो डेटा दे रहे हैं वो है। ठीक है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। फॉर्मेट की स्पेलिंग गलत हो गई है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और इसके बाद डबल कोट को क्लोज किया, और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वेयर वैल्यू इज स्टोर, यानी कहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है उस चीज को इस डबल कोट के बाद लिखेंगे, वेयर वैल्यू इज स्टोर, और यहाँ पे तो सेमीकोलन लगा देंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रिंटफ का जो सिंटैक्स था वो भी देख लिए, और जो स्कैनअप का सिंटैक्स था वो भी हमने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो जरूरी है, अभी हमने उसको देखा। अब देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल्स को देखने से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कोई किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल को देखेंगे। तो धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा,
ऑफ सी लैंग्वेज। तो हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया इस तरह। तो हमने देखा कि इनपुट आउटपुट फंक्शन को देखा। अब जो हमारा टॉपिक है कि सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी जो प्रोग्राम बनाएंगे तो उसको किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो इसको फॉलो किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे है देयर आर सम स्टेप्स दैट आर used in C language to make a program। ठीक है, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे और इसके स्टेप से ही हम अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, जिससे एक हमारा एररलेस प्रोग्राम बनेगा। तो हम जो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक होता है, उसमें हम बताते हैं कि हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जिसको हम कमेंट बना देते हैं जिससे कंपाइलर को रीड नहीं करता है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक हो गया, जो कि ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने फाइल को सेव करके रख लिया है, जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक को रीड करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा प्रोग्राम बनाया है, एडिशन का बनाया है या सब्ट्रैक्शन का बनाया है। ठीक है, तो कोड को देख के भी पता लगा सकते हैं, लेकिन एक जो अच्छा सा डिजाइन क्रिएट किया जाता है तो आप उससे अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये जो ऑप्शनल होता है इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये आपका ऑप्शनल होता है। जो दूसरा नंबर है वो है हेडर सेक्शन का। यहाँ पे हम इस स्टेप में हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो कि इसेंशियल होता है, यानी आवश्यक होता है, जो ऑप्शनल नहीं होता है। इसेंशियल ब्लॉक। इसके बाद जो आता है ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल सेक्शन ये भी आपका ऑप्शनल होता है, इसमें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हम आगे देखें ग्लोबल क्या होता है। ऑप्शनल, एक ऑप्शनल होता है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है मेन सेक्शन। ठीक है, ये आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ से मेन सेक्शन हो गया। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आई, इसके बाद है पी, इसके बाद है यू। ठीक है, आई पी ओ। आई का मतलब हो गया इनपुट, यहाँ पे ये हो गया इनपुट। और जो पी है, पी का मतलब हो गया प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कि आपने कुछ कोड को लिखा है तो उसको प्रोसेस करके उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करेगा। तो ये जो हमारा ब्लॉक होगा प्रोसेसिंग का होता है। और जो एक ओ वाला है ये आउटपुट का होता है। ठीक है, लास्ट में आपका जो आउटपुट होता है प्रोसेसिंग के बाद, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो हमने इस स्टेप को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं जो सी प्रोग्रामिंग करते वक्त यूज किए जाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखे if we learn C language
then some symbol knowledge are required। ठीक है, कुछ सिंबल्स की नॉलेज जरूरी होता है जिसको जानना पड़ेगा, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो हमारा पहला नंबर पे है ये हो गया, जैसे हैश लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर ठीक है, ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो गया। और जो हमारा है इसके बाद इंक्लूड लिखते हैं। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। इंक्लूड हो गया, तो इसमें जो क्या होता है, वेयर फाइल और फोल्डर सेव इन सी प्रोग्राम। तो जो इंक्लूड बताता है कि हमारा जो हेडर फाइल है उसको जब इंक्लूड करते हैं तो कौन से लाइब्रेरी में वो सेव है। तो इंक्लूड को इस तरह हम यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा वो है स्टूडियो। तो स्टूडियो जो एक हो गया हमारा हेडर फाइल होता है stdio। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारा वो है कोन्यो। तो दोस्तों जो ये है इसका फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी जो ब्लैक विंडो आती है जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एक ब्लैक विंडो हमको शो होगी, तो उसको बोल रहे हैं कंसोल। ठीक है, ये जो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। और जो हमारा है नेक्स्ट वो है CLRSCR। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो जो प्रोग्राम बनाए तो उसके रिजल्ट को देख लिए, जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे तो जो उसको रन करेंगे तो पिछली स्क्रीन हमको शो होगा। तो उस पिछली स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLRSCR फंक्शन का यूज किया जाता है। तो जो इसका यूज है टू क्लियर द स्क्रीन तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है getCS। तो जो getCS का यूज किया जाता है दोस्तों, वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन आपकी रुकी रहेगी। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम करने के बाद जब उसको रन करेंगे, रन करने के बाद जो आउटपुट आता है वो उस स्क्रीन को होल्ड किए रहेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे वैसे ही स्क्रीन गायब हो जाएगी। तो getCS का जो यूज किया जाता है, इट होल्ड्स द स्क्रीन until we do not press any। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा वो है गेट्स का। तो जो गेट्स का यूज किया जाता है, गेट इज द इनपुट मेथड that reads the character file। अभी इसका हम एक एग्जांपल जब देखेंगे तो गेट्स को देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक सिंबल्स और जो कुछ वर्ड्स हैं जिसका यूज करेंगे, तो अब हम जो देख लेते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के हेलो वर्ल्ड का। तो आप
अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अब तक हमने कवर कर लिया है एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अब एक हम प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का, तो उसको हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट कैसे आता है और कैसे फाइल को सेव करते हैं। दोस्तों हमारे पास देवसी है, आपके पास यदि जो भी हो, यदि कोड ब्लॉक हो या फिर विजुअल स्टूडियो हो या फिर आपके पास टर्बो C++ हो, तो आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। तो हम देवसी ओपन किए, देवसी ओपन कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा ओपन हो रहा है, समय लग जा रहा है। ये देवसी ओपन हो गया और इसमें हम कोडिंग को करते हैं। यहाँ पे हम नई फाइल में गए, ठीक है, और नई फाइल में हमने यहाँ लिखा, ये जो ऊपर का आपका डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक होता है, अभी हमने बताया कि ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक, जो कि ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हमने इस लाइन कमेंट बना दिया है, डबल स्लैश करके, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो एक लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी लाइन को हमने कमेंट बना दिया और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ठीक है, हमने एक वेलकम का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक में लिख दिया कि हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा आता है हेडर सेक्शन, जो कि इसेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज था, हमने उसको सिंबल को इस्तेमाल किया हैश, और इसके बाद हम लिखेंगे इंक्लूड, ठीक है, और हमने एंगुलर ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज किया और इसके अंदर हम लिखेंगे stdio.h, ये हमारा एक हेडर फाइल है, इसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया। और जो नेक्स्ट हमारा है, इस आई को हम मान लिखेंगे और यहाँ पे इंक्लूड और यहाँ पे लिखेंगे conio.h। हमने दो हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। और उसके बाद जो दोस्तों आता है हमारा हेडर सेक्शन के बाद ग्लोबल सेक्शन को स्किप करिए अभी, उसके बाद जो आता है हमारा मेन सेक्शन, जो कि इसेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट मेन और इस मेथड को हमने सॉल्व किया और इसके बाद हम ये जो हमारा प्रोग्राम की बॉडी बन गया, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है यहाँ मेन से ही शुरू होता है। ये जो मेन फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप है इंट है। अभी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि इंट क्या होता है, जो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, इंट टाइप का रिटर्न वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने हम कोडिंग को लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट को हमने यहाँ ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया और इसके अंदर हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग को लिखेंगे। तो इसके अंदर हम एक सिंपल सा मैसेज देते हैं हेलो का, ठीक है, हेलो वेलकम का। ये हमारा जो था, ये दोनों, ये हमारा हेडर सेक्शन था, ठीक है, और ये भी हमारा हेडर सेक्शन था। और जो ये हमारा है मेन सेक्शन, और जो ये है प्रोग्राम की बॉडी है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैसेज देते हैं, तो हमारे पास एक आउटपुट मेथड है प्रिंटफ का, जो कि स्क्रीन पे एक मैसेज शो कराएगा। तो इसका जो सिंटेक्स था वो डबल कोड के अंदर था। तो इस डबल कोड के अंदर हम सिंपल सा मैसेज देते हैं वेलकम टू, चलिए इंडिया लिखते हैं, ठीक है, वेलकम टू इंडिया। और यहाँ इसके बाद हमने एक टर्मिनेटर लगा देते हैं,
तो दोस्तों ये टर्मिनेटर का मतलब ये हुआ कि ये जो एक लाइन का जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया इसको, और इसके बाद जो हमारा यहाँ से ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, ये हमारा ये लाइन यहाँ से खत्म हो गई, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो अब इसके बाद जो हम इसको सेव कर लेते हैं, तो सेव करने के लिए दोस्तों हमने कंट्रोल एस किया, और कंट्रोल एस करने के बाद ये पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है। तो हमने एक सी प्रोग्रामिंग का फाइल बनाया हुआ है, जिसके अंदर इस सेव कर लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया वेलकम, ठीक है, वेलकम पहले से बना, चलिए वेलकम 1 कर देते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन होगा .c या फिर .cpp, तो इसका आप ध्यान देंगे। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे, आप .c या फिर .cpp देंगे, तो हमने यहाँ पे .c या cpp दे दिया है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे हमने गए एग्जीक्यूट पे, और एग्जीक्यूट पे हमारे पास ऑप्शन है कंपाइल इंजन का, तो हमने कंपाइल रन पे क्लिक किया, ठीक है। ये कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोसेसिंग C++ सोर्स फाइल। अब इस सोर्स फाइल को रीड कर रहा है। अब दोस्तों देखिए हमने इसको रीड कर लिया। अब इसके बाद इसको रन करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंपाइलेशन जो रिजल्ट है क्या क्या है, इधर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखा कि सी फाइल कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जिसका जो आउटपुट है देखिए यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू इंडिया, ठीक है। आप मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पे जो हमने मैसेज दिया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह हमने एक सिंपल प्रोग्राम को भी रन कराया। तो दोस्तों जो ब्लैक विंडो आपको दिख रही है, इसी को हम कंसोल बेस्ड विंडो बोल रहे हैं, जिसको हम कौन था कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने कुछ टॉपिक को कवर किया जो कि सी प्रोग्राम बनाने के लिए इम्पोर्टेंट था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो वेरिएबल का होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका यूज़ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।